हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन यानी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ही कंटिन्यूअस पार्ट है सिनेप्स। साइनेप्स को जो है हम पढ़ाएंगे और साइनेप्स की जो है कंटिन्यूअस। इसके पहले हमने ग्लियल सेल्स के बारे में पढ़ाया था, इससे पहले वाली वीडियो में न्यूरॉन्स के बारे में, उससे पहले वाले में हमने एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात हुई थी। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो ग्लियल सेल्स के बारे में है, सॉरी साइनेप्स के बारे में है। जो साइनेप्स है, साइनेप्स का मतलब होता है द बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में जो है ना जंक्शंस के होता है, यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो टाइनी जंक्शंस है उसको बोलते हैं साइनेप्स। टाइनी जंक्शंस का मतलब है बहुत ही छोटा गैप होता है, यानी कि दोनों जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, फर्स्ट न्यूरॉन सेकंड न्यूरॉन और कई सारे न्यूरॉन्स जो आपस में जुड़े रहते हैं वो साइनेप्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। और ये दो तरह का होता है, केमिकल और एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है। इसका मेन जो फंक्शन होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर या जो सिग्नल होते हैं, जो इम्पल्स होती हैं, उनको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजना। ये सिग्नल कई तरीके से काम करता है। इनिबिटरी काम करेगा, आपको एक्साइटेटरी काम करेगा, या कोई फंक्शन कराना है, या किसी को सेल को मूव कराना है, या कोई हार्मोनल फंक्शन कराना है, किसी भी तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक पूरी बॉडी में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रहता है नर्वस सिस्टम का, उसको कराने के लिए जो न्यूरॉन्स एक दूसरे से जो सिग्नल पास करते हैं, उसका जो माध्यम है, यानी कि उसके बीच की जो कड़ी है, वो होता है साइनेप्स। ठीक है, यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट जो करेगा या कम्युनिकेट करेगा तो उसमें बीच में लगेगा आपका साइनेप्स। यानी कि साइनेप्स उस जंक्शन को बोलते हैं, या उस प्रोसेस को बोलते हैं, या उस पोजीशन को बोलते हैं जहाँ पर दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, जिसमें पहले न्यूरॉन्स का टर्मिनल हो सकता है, या फिर पहले न्यूरॉन का जो है सेल बॉडी हो सकता है, डेंड्राइट्स हो सकता है, और वहीं दूसरी न्यूरॉन का जो है डेंड्राइट्स हो सकता है, एक्सॉन हो सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से वो जंक्शन बनाते हैं। तो ये कई तरीके का हो सकता है इस तरह से जो जंक्शन है। तो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स द नॉट एनाटॉमिकल कंटिन्यूअस, यानी कि एनाटॉमिकल कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो न्यूरॉन्स होता है उसका कंटिन्यूएशन पार्ट नहीं है। जैसे न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स होगा, सेल बॉडी होगा, फिर उसके बाद एक्सॉन होगा। तो एक्सॉन के बाद कोई ऐसा कंटिन्यूअस पार्ट नहीं कि दूसरे न्यूरॉन्स भी उसी में कंटिन्यूअस पार्ट हो। ये दो अलग अलग न्यूरॉन्स की बात है, कोई एनाटॉमिकल एक पूरा एक न्यूरॉन्स की बात नहीं है। जैसे पूरी की नर्व्स रहती है, जो हम देखते हैं कि पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नर्व का पूरा जाल रहता है, पूरी बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहता है, तो वो बीच बीच में कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है। एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन्स स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही एक न्यूरॉन यहाँ से सिर से लेकर, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर टो तक एक ही न्यूरॉन काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। एनाटॉमिकली ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किसके द्वारा? साइनेप्स के थ्रू। बट इट इज ओनली द फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन बिटवीन द टू नर्व सेल्स। सिनेप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेथड, दो प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन और एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अगर एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन पर देखा जाए तो कौन कौन से न्यूरॉन्स के कौन कौन से पार्ट जो है जुड़ते हैं, जैसे कि पहले वाले में एक्सोनिक सिनेप्स, यानी कि एक्सोनिक सिनेप्स का मतलब है कि पहले न्यूरॉन्स का, यानी कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स का एक्सॉन रहेगा, दूसरे भी उसका जो है एक्सॉन है, यानी कि दो एक्सॉन मिलकर क्या बना रहे हैं? सिनेप्स बना रहे हैं। ठीक है, साइनेप्स बना रहे हैं। वहीं दूसरे टाइप का जो एनाटॉमिकल है एक्सोडेंड्राटिक सिनेप्स, जैसे कि पहले न्यूरॉन्स का यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स का एक्सॉन वाला पार्ट रहेगा, और दूसरे वाले न्यूरॉन्स का यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स का डेंड्राटिक पार्ट रहेगा। यानी कि ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं? साइनेप्स बना रहा है। तीसरे वाले में देख रहे हैं हम एक्सोसोमेटिक सिनेप्स, यानी कि पहले वाले न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट और दूसरे वाले न्यूरॉन्स का सेल बॉडी वाला पार्ट, ये दोनों मिलकर जो है साइनेप्स बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है जो हमारा साइनेप्स है, यानी कि पहले बॉडी का सेल न्यूरॉन्स का और दूसरे न्यूरॉन्स का। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स ही बना रहे हैं, जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स बनाते हैं ये तो क्लासिकल एग्जांपल हो जाता है कि जब भी कभी बात होती है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है उसका एक्सॉन टर्मिनल्स रहते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स पार्ट रहता है, और वो मिलकर जो है साइनेप्स बनाते हैं। तो ये साइनेप्स तो क्लासिकल एग्जांपल हो गया, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये
जो एक्सॉन है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स का, यानी कि पहले वाले न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो सोमेटिक यानी कि उसकी सेल बॉडी के साथ भी कनेक्शन रख सकता है, जिसको सिनेप्स बना सकता है। वहीं दूसरे वाले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल के साथ भी साइनेप्स बना सकता है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। फंक्शनली अगर देखा जाए इसका क्लासिफिकेशन तो वो दो तरह का रहता है। पहला रहता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरा रहता है केमिकल साइनेप्स। दोनों का काम लगभग एक जैसा रहता है, डिफरेंस भी है, काफी सारा डिफरेंस है। जैसे इसमें काफी फास्ट इम्पल्स जाती है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है सिग्नल जाता है काफी फास्ट मूव करता है, और इसमें थोड़ा स्लो काम करता है। इसके बीच में जो टाइनी गैप जो था, गैप जंक्शन, यहाँ पर ये जॉइंट रहता है गैप जंक्शन, और यहाँ पर थोड़ा सा गैप रहता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जाता है। क्लेफ्ट का मतलब है बहुत ही टाइनी, मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। ठीक है, यानी कि जो दोनों जुड़े हुए नहीं रहते, कनेक्ट नहीं रहते। ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी कि पहला वाला न्यूरॉन जिसका एक्सोनिक पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल्स है, और दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जिसका कि डेंड्राइटिक पार्ट है, या फिर बॉडी सेल बॉडी हो सकता है जैसा अभी देखा, या फिर उसका एक्सॉन वाला पार्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, एक्सोनिक न्यूरॉन सिनेप्स हो सकता है। तो यहाँ पर जो है बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस तरीके से केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की जो डिफरेंस है ये इस तरीके से हुआ है कि जहाँ केमिकल सिनेप्स की बात होती है वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वाले में न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जो है ट्रांसमीटर होता है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि इनके बीच में अगर डिफरेंस देखें तो द केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, द इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड यूजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें स्पेसिफिकली जो ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जो इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रही है वो कैसी हो रही है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हो रही है, और यहाँ पर आइंस के थ्रू हो रही है। इम्पल्स जो ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग द आइंस, क्योंकि आइंस का तुरंत ही ट्रांसमिशन हो जाता है। ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन है और ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन है, यानी कि एक साथ कई डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल रहता है। ये जो गैप है बिटवीन 20 नैनोमीटर का रहता है केमिकल सिनेप्स में, जो कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक सिनेप्स। इलेक्ट्रिक सिनेप्स में 3.5 नैनोमीटर का रहता है, नैनोमीटर में, मीटर भी नहीं नैनोमीटर में रहता है, 10⁻⁻10 नैनोमीटर वो वाला। ठीक है, नैनोमीटर में रहता है। और वहीं स्पीड अगर देखें तो इसकी सेवरल माइल्स सेकेंड में होती है, और ये इंस्टेंटली होता है, यानी कि ज्यादा फास्ट रहता है एज कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स। ठीक है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, यानी कि इसका जो फंक्शन रहेगा एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों तरीके से फंक्शन करेंगे ये जो सिनेप्स होते हैं। यानी कि सिनेप्स जो है मेनली ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का। अब ये इम्पल्स या तो इनहिबिटरी की तरह काम कर रहा होगा या एक्साइटेटरी की तरह काम कर रहा है, दोनों तरीके से काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी ये डिपेंड करेगा न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर, लेकिन उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो बीच में जो कम्युनिकेशन चाहिए वो साइनेप्स कहला रही है। ठीक है, तो वो एक्साइटेटरी हो सकती है, इनहिबिटरी, लेकिन ये इनहिबिटरी हो या एक्साइटेटरी हो जाएगा क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन यहाँ पर ये एक्साइटेटरी होगा। ठीक है, जनरली नो लॉस ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ, यानी कि इसमें कोई भी सिग्नल का स्ट्रेंथ का कोई लॉस नहीं होगा, यानी कि जो सिग्नल देनी है वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा चांस रहता है, कभी कभी सिग्नल चांस रहता है कि थोड़ा लॉस होगा सिग्नल्स का। सेंसिटिविटी टू पीएच एंड हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब जहाँ पर जिस टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ हाइपोक्सिया। सेंसिटिव टू द पीएच एंड हाइपोक्सिया एंड इनसेंसिटिव टू पीएच एंड हाइपोक्सिया, वो इनसेंसिटिव होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और यहाँ पर जो केमिकल सिनेप्स है वो पीएच और हाइपोक्सिया, यानी कि अगर ऑक्सीजन की कमी होगी या पीएच की कमी होगी, या पीएच की कमी मतलब पीएच जो सर्टेन पीएच रहता है आपका 7.35 के अराउंड, जो अगर पीएच मेंटेन नहीं है बॉडी का, पीएच अगर ज़्यादा एसिडिक है या क्या बेसिक है, ठीक है, एल्कलाइन है, तो उस कंडीशन में इसकी सेंसिटिविटी पर फर्क आएगा, यानी कि उसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट हो रहा है उस पर फर्क आएगा, उसके फंक्शन पर फर्क आएगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर कहीं ना कहीं प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, इसलिए ये जो बीच में देख रहे हो गैप जो देख रहे हो इसको क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन यानी कि सेकंड न्यूरॉन की ये मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन।
ठीक है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि सिनेप्टिक वेसिकल्स, इनके अंदर क्या भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि यहाँ पर नियर बाई मेम्ब्रेन पर आकर ये जो है ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद इस गैप में जो है न्यूरोट्रांसमीटर भर जाते हैं और भरने के बाद यहाँ पर रिसीवर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर उनको रिसीव करते हैं और फिर उसके बाद जो कि प्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से केमिकल सिनेप्स जो है काम करता है। इसके बाद है आपका ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ से निकला और जो रिसेप्टर्स हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में रिसेप्टर है और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर और उस पर रिसेप्टर से फिर वो आगे सिग्नल पास ऑन होता है, ठीक है। बाइंडिंग द न्यूरोट्रांसमीटर इट्स द रिसेप्टर द नॉर्मल न्यूरोनल सिग्नल्स एंड फंक्शनल, जैसे कि स्लीप, हीमोस्टेसिस, सिग्नलिंग, ठीक है ना, या मेमोरी, कॉन्जेनाइजेशन, पेन, ठीक है, इमोशन, इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन है वो न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है या उसको रेगुलेट किया जाता है नर्वस सिस्टम से, ठीक है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ द साइनेप्स। फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो उसका एक्साइटेटरी फंक्शन हो सकता है या फिर इनहिबिटरी फंक्शन हो सकता है। मेन फंक्शन सिनेप्स इज द ट्रांसमिट द इम्पल्स। मेन फंक्शन क्या है कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, चाहे वो केमिकली ट्रांसमिट हो इम्पल्स या इलेक्ट्रिकली, ठीक है। However, the synapse the inhibit these the impulse are the not transmitted into the postsynaptic neurons, ठीक है। यानी कि जो इनहिबिटरी है वो इम्पल्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में, however the some synapse यानी कि हर एक सिनेप्स जो है इनहिबिटरी फंक्शन रोल प्ले नहीं करता, यानी कि कुछ सिनेप्स जो हैं इनहिबिटरी फंक्शन करते हैं, जैसे कि केमिकल सिनेप्स जो रहते हैं, ठीक है। तो दोज आर द एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों काम करते हैं, वो कौन से हैं, आपके केमिकल साइनेप्स, और जो सिर्फ एक्साइटेटरी काम करते हैं वो कैसे रहते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रहते हैं। इनहिबिटरी में जो फंक्शंस करते हैं उनके जो है टाइप्स हैं, यानी कि कौन कौन से जो इनहिबिटरी साइनेप्स ट्रांसमिट इनटू द 5 टाइप्स, यानी कि 5 तरह के सिनेप्स पाए जाते हैं जो कि कैसे कर रहे हैं, इनहिबिटरी फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि पोस्ट सिनेप्टिक या डायरेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं उनको, या फिर इनडायरेक्ट इनहिबिशन होगा, या फिर नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करूंगा, या फीडबैक इनहिबिशन या रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ये इसके टाइप्स होते हैं इनहिबिटरी फंक्शन के। इनहिबिटरी फंक्शन के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। डायरेक्ट इनहिबिशन का मतलब है कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट कर रहा है वो सेल बॉडी करती है, और सेल बॉडी के साथ जो सिनेप्स बना हुआ है वो डायरेक्ट सेल बॉडी पर जो कनेक्शन है वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर को जनरेट होने से ही रोक देगा। या फिर डेंड्राइट्स में जो सिनेप्स बनते हैं वो भी इसमें इनहिबिटरी की तरह काम करेगा। इनडायरेक्ट में क्या रहेगा कि वो डायरेक्टली सिनेप्स सिग्नल नहीं भेज रहा है, इनडायरेक्टली भेज रहा है सिनेप्स जो है कि जैसे एक न्यूरॉन्स से सिग्नल निकला, वो दूसरे न्यूरॉन को जो सिग्नल पहुंचेगा वो उसकी सेल बॉडी पर ना पहुंचकर वो उसके एक्सॉन पर पहुंचा, लेकिन जब एक्सॉन से वो दूसरे डेंड्राइट से पहुंचा और फिर वो अंदर सेल बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नहीं बनेगा, यानी कि डायरेक्टली उसको सिग्नल नहीं पहुंचा उसकी सेल बॉडी को, वो इनडायरेक्टली पहुंचा, तो वो इनडायरेक्ट इस तरीके से रहता है। और नेगेटिव फीडबैक आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव फीडबैक जो है बॉडी के अलग अलग सिग्नल्स जो हैं बॉडी से आते हैं, यानी कि हर एक जगह से, जैसे कि ब्लड से और हमारे मसल से, कई जगह से जो सिग्नल हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो लेकर आते हैं सिग्नल्स को, और वो सेंसरी न्यूरॉन्स में जब वो सही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हाइपोथैलेमस को जो सिग्नल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया कि जो सिग्नल आया है वो किसी न्यूरॉन्स के थ्रू आया है, ठीक है, सिग्नल्स भी किसके थ्रू आ रहा है, न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहा है, तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू जब सिग्नल हाइपोथैलेमस को पहुंचता है तो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट न्यूक्लियस जो रहते हैं, मतलब जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स इनहिबिट हो जाते हैं, यानी कि वो सिग्नल्स जो है आगे पास ऑन नहीं करते, यानी कि उसमें प्रोसेसिंग करके ऐसा नहीं कि उसमें कोई ना कोई रेस्पॉन्स देना है, जब उन्हें रेस्पॉन्स नहीं देना है तो वो क्या है, इनहिबिट हो जाते हैं, यानी कि वो इनहिबिटरी के तरीके फंक्शन हो गया कि उन्हें सिग्नल मिला और वो इनहिबिट हो गए, यानी अब उनको नेक्स्ट फंक्शन नहीं करना है। यानी कि कोई भी अगर मान लो एड्रीनल ग्लैंड कह रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन सीक्रेशन नहीं कराना है, वैसे पैराथायराइड हार्मोन का, यानी कि थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं कराना है,
तो थायराइड हार्मोन रिलीज ना कराने के लिए जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि प्यूस ग्लैंड से यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, उसको रिलीज कराने के लिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, लेकिन वो रिलीज ना ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके होने के लिए जो उसके पास जो फीडबैक आया है, वो फीडबैक में क्या आया कि ऑलरेडी काफी ज्यादा आपका थायराइड हार्मोन्स ब्लड में मौजूद हैं, तो इस वजह से उसका नेगेटिव फीडबैक आया, यानी कि उसका जो थ्रेशोल्ड पॉइंट था उससे वो ज्यादा मिल रहा है, जो एक उसका नॉर्मल रेंज था, नॉर्मल रेंज से ज्यादा थायराइड हार्मोन है, तो उस कंडीशन में एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है उस कंडीशन में, और वहां से नेगेटिव फीडबैक जनरेट होता है, यानी कि कोई भी सिग्नल ही जनरेट नहीं होता, वो हो जाता है इनहिबिट हो जाता है। वहीं अगर थायराइड हार्मोन जैसे कम है, अगर ब्लड में उसकी क्वांटिटी कम है, तो उस कंडीशन में भी नेगेटिव फीडबैक जाता है, और वो नेगेटिव फीडबैक जब जाएगा तो लगेगा कि हाँ थायराइड हार्मोन कम है, तो उस कंडीशन में TRH रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, वहां पर हो गया ये एक्साइटेटरी फंक्शन। तो ये एक्साइटेटरी फंक्शन और एक नेगेटिव फीडबैक पर इनहिबिटरी फंक्शन, यानी कि इस तरीके से दोनों तरीके से काम करता है। तो वे फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटाने के लिए, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है इनहिबिशन। रीअपटेक ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, रीअपटेक न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर डिपॉजिट होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बच जाते हैं, तो वो बचकर फिर से उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उनको बोलते हैं रीअपटेक ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। द रीअपटेक द प्रोसेस बाय विच द न्यूरोट्रांसमीटर taken back the synaptic cleft into the axon terminal after the exhaustion of the action. The reuptake process involves the specific carrier protein for the each neurotransmitter, यानी कि जो फंक्शन था वो फंक्शन होने के बाद जो एक्सेस अमाउंट में जो प्रेजेंट था न्यूरोट्रांसमीटर, वो फिर से आपके एक्सॉन टर्मिनल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा से, ठीक है, रीअपटेक कर लिया जाता है। इसके बाद आता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। बार बार न्यूरोट्रांसमीटर की बात हो रही है, क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर इज द केमिकल सब्सटेंस जो कि प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होता है, जनरली ये जो है किसका, प्रोटीन का बना होता है। एक्ट्स लाइक द मीडिएटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स, जो कि स्नैप्स के थ्रू जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन की बात है। जैसे कि पूरी बॉडी हमारी जो बात करती है वो केमिकली बात करती है, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को बात करना हो, जैसे कि ब्रेन को अगर बॉडी के अदर ऑर्गन से बात करनी होगी, तो वो जैसे हम बोल चाल कर बात करते हैं ऐसे नहीं बात करते, वो केमिकली बात की जाती है। उस केमिकली बात में कुछ ना कुछ केमिकल सिग्नल्स रहेगा, चाहे वो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में हो, चाहे वो हार्मोन्स के फॉर्म में हो, या फिर वो एंजाइम्स के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो जो सिग्नलिंग है वो जैसा रिसेप्टर्स और उसके साथ जो रिसेप्टर्स हैं, इससे पहले जो है रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, तो जो रिसेप्टर्स जो रहते हैं, अलग से रिसेप्टर्स के बारे में एक वीडियो है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जो रिसेप्टर्स रहते हैं, तो अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स रहते हैं, जो कि इंटरनल रिसेप्टर और एक्सटर्नल रिसेप्टर्स थे। तो जो इंटरनल रिसेप्टर्स रहते हैं उसमें अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि उसको रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, और अगर रिसेप्टर्स जो मेनली काम क्या करते हैं, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर को भी रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स हो सकते हैं, है ना, और आपके हार्मोन्स के भी रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम्स के भी रिसेप्टर्स होते हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के, या जैसे आप मेडिसिन खाते हैं तो वो भी जो काम करता है वो एज ए रिसेप्टर पर ही काम करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन होती है जो रिसेप्टर्स पर काम करती हैं। और चाहे आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, मैं आपको यहाँ पर एक अलग से चीज़ बताऊंगा कि न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, या आपका कोई केमिकल सब्सटेंस या एंजाइम, ये जो चीज़ें रहती हैं, अगर इनको अगर कलेक्टिवली एक नाम दिया जाए तो इनको लीगेंड बोला जाता है, जो कि स्पेसिफिकली किसी आपके रिसेप्टर्स पर जाकर अटैच्ड होते हैं, तो इनको बोला जाता है लीगेंड। कॉमनली इनको लीगेंड बोला जाता है, सबको मिलाकर एक साथ, ठीक है ना, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो। तो इस तरह का कोई भी लीगेंड इनहिबिटरी का भी काम कर सकता है और एक्साइटेटरी का भी काम कर सकता है। इनहिबिटरी का काम जो है कि अगर मान लो उसको फंक्शन नहीं कराना तो वो आकर अटैच हो गया, जैसे कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है कि जो रिसेप्टर है उस पर जो मेन फंक्शन करने के लिए जो रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर जाना था, मान लो जैसे डोपामीन जाना था, और डोपामीन के फंक्शन को ब्लॉक करना है, तो वहां पर जाकर हमने अलग से मेडिसिन दे दी, मेडिसिन जाकर उस रिसेप्टर पर जाकर अटैच हो गई, तो डोपामीन आकर अटैच ही नहीं हो रहा, तो वो उसका फंक्शन
होने ही नहीं देना। तो इस तरीके से इनहिबिटरी फंक्शन, तो इस तरीके से काम करता है ये लिगेंड वाला प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कम्युनिकेट करने का साधन रहता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी काम आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर वो अलग है, यानी कि ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। इसका जो खोज किया, फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया, वो ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे ओटो ल्यूवेन, ठीक है ना, ओटो लुई इन 1921। ओटो लुई ने 1921 में इसकी जो है डिस्कवर किया है इसको, न्यूरोट्रांसमीटर्स को। अलग अलग जो है न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिडिक हो सकते हैं, अमाइन हो सकते हैं या अदर, यानी कि इनका जो केमिकल सब्सटेंस जैसे मैंने बताया ना प्रोटीन के बने होते हैं, जो प्रोटीन के बने होंगे वो कैसे होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। जो अमाइंस ग्रुप होगा यानी कि जिनमें नाइट्रोजन ग्रुप जरूर होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो किसके बने हों, प्रोटीन के बने हों, और कुछ अदर से भी बने रहते हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड या एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, काफ़ी तरह के, जैसे कि गाबा, ठीक है, या ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एस्पाराटेट, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एसिटाइल कोलिन, इनके सबके अपने अपने फंक्शंस हैं और साइट ऑफ सीक्रेशन है। जैसे कि गाबा जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, रेटिना और स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होता है। इसका जो फंक्शन एक्शन रहता है वो कैसा रहता है, इनहिबिटरी फंक्शन रहता है, ठीक है। वहीं अगर जैसे ग्लाइसिन है तो फोर ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, रेटिना से रिलीज होता है, इसका सीक्रेशन ऑफ साइट्स हैं, और ये भी इनहिबिटरी की तरह काम करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो पूरा, ठीक है। तो ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, इनका सबका अपना अपना फंक्शन लिखा हुआ, कोई इनहिबिटरी की तरह काम कर रहा है, कोई एक्साइटेटरी की तरह काम कर रहा है, कोई दोनों की तरह काम कर रहा है। जैसे कि इसमें दोनों की में सिर्फ नॉन एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, ये दो ही ऐसे हैं जो कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों तरीके का फंक्शन करते हैं, बाकी सब इंडिविजुअल रहते हैं कि या तो इनहिबिटरी की तरह काम करेंगे या फिर एक्साइटेटरी की तरह काम करेंगे, ठीक है। और जैसे यही नहीं कि सिर्फ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही सारे न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होते हैं, जैसे कि देखेंगे कि जैसे डोपामाइन है बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, न्यूरोकॉर्टेक्स, रेटिना और सिम्पैथिक गैंग्लिया से, ठीक है। और सेरोटोनिन हाइपोथैलेमस, जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, लंग्स, प्लेटलेट्स, रेटिना, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, इनसे भी रिलीज होता है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से भी सेरोटोनिन रिलीज होता है, लंग से भी रिलीज होता है, प्लेटलेट से भी होता है, ठीक है। और हिस्टामाइन, और जिसका कि सेरोटोनिन का फंक्शन कैसा है, इनहिबिटरी फंक्शन है। और हिस्टामाइन जो है हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जीआई, मास्ट सेल, इनसे भी रिलीज होता है, यानी कि कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग जगह से भी रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। एक्साइटेटरी इनहिबिटरी में अगर इसके बेसिस पर अगर इनको क्लासिफाई किया जाए तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो उनका नाम रहेगा एसिटाइल कोलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, हिस्टामाइन, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। और वहीं इनहिबिटरी में देखा है तो गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो कि गाबा था, ठीक है, अब गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गाबा जिसका नाम है ना शॉर्ट फॉर्म है, और ग्लाइसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, और दोनों तरह से जो काम करता है नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर इनका केमिकली स्ट्रक्चरली देखा जाए तो एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, डोपामाइन कुछ कुछ इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और इनका स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि एड्रेनालिन जो है फाइट फ्लाइट न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि कहीं भी जब एक्साइटमेंट की बात हो और एकदम से तुरंत बॉडी को एक्साइटेड करना हो और फाइट और फ्लाइट के लिए एकदम रेडी, लड़ने के लिए एकदम रेडी, या जैसे कोई एकदम डर जाए तो तुरंत एकदम एक्साइटेड हो जाती बॉडी, तो उस कंडीशन में ये एड्रेनालिन काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर। वहीं कॉन्सेंट्रेट और न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि अगर कंसंट्रेशन कराना है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा फोकस्ड किसी चीज़ पर करना है और ज़्यादा एक्साइटेड करना है तो वहाँ पर नॉन एड्रेनालिन काम करता है। वहीं प्लेजर वाला जो है डोपामाइन, प्लेजर मतलब कोई भी चीज़ में खुशी हो रही है, जैसे कि किसी को हक करके या किसी को देखकर, गर्लफ्रेंड को देखकर जैसे जो एक्साइटमेंट होती है, या खाने को देखकर किसी को जो है खुशी मिलती है कि मज़ा आ गया आज खाना खा के, तो वो जो मज़ा जो आता है, प्लेजर जो फील होता है, वो डोपामाइन का जो है केमिकली, यानी कि बॉडी जो आपस में जो कम्युनिकेशन है, अच्छा किसको लग रहा है, यानी कि जो फीलिंग है कि मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, यानी कि ये खाना खा के बड़ा मज़ा आ रहा है, या खाना जो देखकर या किसी चीज़ को देखकर, या कहीं पर जैसे
पहाड़ों में जाते हैं तो हमें देखकर वाह क्या मजा आ गया, है ना, वो पूरा सराउंडिंग। तो ये जो फील कर रहा है ये हमारा ब्रेन फील कर रहा है, लेकिन ब्रेन को फील कराने के लिए जो उसके बीच में जो केमिकल कम्युनिकेशन हो रहा है वो डोपामाइन के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। जो प्लेजर फील कराता है वो डोपामाइन है, यानी कि डोपामाइन रिलीज हो रही है बॉडी में। मूड स्टेबलाइजर जो है सेरोटोनिन होता है, और कामिंग यानी कि जो बॉडी को शांत रखने के इनहिबिटरी फंक्शन होता है, काम जो रखता है वो गाबा रहता है। एसिटाइलकोलिन लर्निंग के लिए, और एसिटाइलकोलिन काफ़ी वर्सटाइल होता है, और ज़्यादातर एक्साइटेटरी कोई भी फंक्शन है तो वहाँ पर भी एसिटाइलकोलिन। ग्लूटामेट जो है मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। एंडोर्फिन जो है पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है, एंडोर्फिन। इसमें जो है ओवरव्यू दिया हुआ है मैंने, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन। जैसे कि ऑक्सीटोसिन जो है लव हार्मोन के नाम से काफी फेमस रहता है। जैसे कभी हग करो, किस करो, होल्डिंग द हैंड, किसी में गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का जब होल्डिंग द हैंड करेंगे तो या अफेक्शन हो रहा है किसी से, या प्लेइंग द पेट, एक बच्चों मतलब बच्चों के साथ खेल रहे हैं या पेट के साथ खेल रहे हैं, या हम कोई भी हमें जो चीज़ लविंग हो रही है यानी कि किसी से प्यार वगैरह हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है, जिसको लव हार्मोन्स बोल रहे हैं। डोपामाइन क्या है, रिवार्ड हार्मोन है। जैसे कि किसी चीज़ को करने में जब मज़ा आता है, यानी कि जब एक्साइटमेंट बनती है, वाह यार, जो वाह वाली जो फीलिंग आती है वो रहता है डोपामाइन। जैसे कि कोई फिनिश कर दिया, काम फिनिश कर दिया, या ईटिंग फूड किया, या कोई स्मॉल विन, छोटा मोटा कोई काम है वो एकदम जीत लिया, जैसे खेलते खेलते हम जीत जाते हैं, वाह यार मजा आ गया, है ना। या जैसे हमने बॉल फेंकी और डस्टबिन में डालना, तो डस्टबिन में बॉल चली गई, तो वो छोटा सा विन हुआ, लेकिन उसमें जो रिलीज हुआ वो कौन हुआ, डोपामाइन, जो उसको फील कराने के लिए। या डूइंग सेल्फ केयर, अपनी जैसे केयर कर रहे हैं तो उसमें डोपामाइन। बीइंग प्रोडक्टिव, ज़्यादा अगर कोई एक्साइटेड है या कोई फंक्शनिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी जो है डोपामाइन। सेरोटोनिन जो है मूड स्टेबलाइजर रहता है, जब हम काफ़ी काम और फील करते हैं, या फिर हम काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, बॉडी जब हमारे काफ़ी आराम फील जब करती है, एकदम रिलैक्स वाला जब फीलिंग आता है, तब उस कंडीशन में, जैसे मेडिटेशन करते समय, और जब हम सुबह सुबह जब किसी पार्क वगैरह में घूम रहे हो तो काफ़ी रिलैक्स फील होता है, तो उस कंडीशन में सेरोटोनिन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। ईटिंग हेल्दी, यानी काफ़ी अच्छा हम जब खाते हैं तो आज तो बड़ा मज़ा आया खा के, बड़ा चैन मिल रहा है, वो जो चैन मिल रहा है ना वो सेरोटोनिन की वजह से। मूड स्टार प्रॉपर रूटीन में जब हम आ जाते हैं किसी चीज़ में, ठीक है। एंडोर्फिन जो है पेन और स्ट्रेस फिगर रहता है, यानी कि जब भी कभी कोई भी पेन अगर हो, जैसे कभी एक्साइटमेंट मतलब ना कि दिल टूट गया भयंकर वाला, तो या तो वो वाला एक दर्द हो, या फिर जैसे कभी बहुत ज़्यादा सदमा लग जाता है तो उसमें जो पेन होता है वो वाला, या बॉडी में कहीं पेन हो रहा था, तब ये एंडोर्फिन। जैसे ज़्यादा लाफिंग टुडे करें या हैवी वर्कआउट करें तो बॉडी में पेन होने लगता है, मसल पेन करती हैं, ठीक है। जो वर्कआउट से जो भारी भारी जो महसूस होता है, जो ज़्यादा वर्कलोड सा महसूस होता है, वो सब जो है एंडोर्फिन की वजह से होता है, ठीक है। वॉचिंग अ मूवी और एक्ट एज द काइंडनेस और लिसनिंग म्यूजिक, इन सब से जो है एंडोर्फिन रिलीज होता है। जैसे म्यूजिक के बारे में कहा जाता है कि जैसे अगर किसी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेन है तो म्यूजिक सुनने से पेन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ध्यान कम जाता है और एंडोर्फिन रिलीज होता है उससे धीरे धीरे, ठीक है। सबका अपना अलग अलग तरीके से फंक्शन रहता है। साइको कंडीशंस में जो है अलग तरीके से काम करता है, जैसे किसकी कमी से कौन कौन सी साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि साइजोफ्रेनिया है तो डोपामाइन बढ़ जाता है, गाबा अगर कम हो गया है और डोपामाइन का परसेंटेज अगर बढ़ा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर का बॉडी के अंदर ब्लड में, तो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, डोपामाइन अगर ज़्यादा रिलीज है तो उस कंडीशन में बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। बाइपोलर में क्या होता है कि जो आपका माइलिन शीथ होती है कवरिंग एक्सॉन के ऊपर, वो धीरे धीरे डीमाइलिनेशन होने लगता है इसमें। अल्जाइमर में भी सेम ऐसे ही होता है, और इसमें एसिटाइल कोलिन का परसेंटेज घट जाता है, यानी कि उसकी कमी होने लगती है, इसमें लैक ऑफ एसिटाइल कोलिन होने लगता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि आफ्टर डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिलीवरी देखा जाता है, मतलब पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखा जाता है, और या फिर जैसे किसी ऑपरेशन के बाद भी कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, तो उसमें सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये जो है उनकी परसेंटेज कम हो जाती है। डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसमें सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन की कमी होने लगती है, तो वो डिप्रेशन में जाने लगता है, ठीक है ना। और एंजाइटी अगर देखें तो गाबा जो है वो अगर कम हो रहा है तो एंजाइटी और
पैनिक डिसऑर्डर देखें तो गाबा गाबा की अगर कमी हो रही तो पैनिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि जब किसी के व्यक्ति में हम साइकोलॉजिकल कंडीशन आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो उसकी बॉडी में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर किस पोजीशन में रहता है, कौन सा कम मात्रा में मिलता है, कौन सा ज़्यादा मात्रा में। मान लो कि अगर कोई डिप्रेशन में है और उसमें सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन उसमें कम मिलेगा, तो अगर उसका सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन की अगर परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए बाय द फूड, बाय द मेडिसिन, तो हो सकता है उसका डिप्रेशन काफ़ी रिकवर होने लगे। लेकिन सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, जैसे कि गेटिंग सनलाइट, सनलाइट में जाओ, वॉक इन नेचर, मेडिटेशन, ईटिंग हेल्दी, प्रॉपर रूटीन, तो ये चीज़ इसको बढ़ाने में, है ना, इसको बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में अगर ऐड करेंगे तो हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ने लगेगा, जिससे हम क्या हो रहा है, डिप्रेशन से बाहर आने लगेंगे। सेम ऐसे ही अगर मान लो अल्जाइमर डिसीज है तो एसिटाइल कोलिन यहाँ पर नहीं है, जैसे कि डोपामाइन है। बाइपोलर डिसऑर्डर है, जैसे कि लोग भूल जाते हैं या चिड़चिड़ हो जाते हैं, एंगर प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसमें डोपामाइन काफ़ी रिलीज होता है। तो जैसे छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, अगर वो फिनिश हो तो आप ही काम होने लगता है, तो डोपामाइन का लेवल अपने आप ही जो है बढ़ने लगता है। इससे इनसे क्या है, बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके के जो विन्स रहते हैं, जैसे कि किसी को नुकसान पहुंचाकर, किसी को मार कर या किसी को पीट कर, कुछ किसी को ना बड़ा मजा आता है। जो साइकोलॉजिकल होता है, साइको किलर टाइप के होते हैं, कि किसी को मर्डर कर दिया या किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी को परेशान करने में उनमें बड़ा मजा आता है। तो उनका क्या है, रिवार्ड हार्मोन है, तो उनको बड़ा मजा आता है, तो उनके में ये परसेंटेज बढ़ने लगती है। ठीक है, तो वो बाइपोलर डिसीज एक अलग चीज हो गई, लेकिन इस तरीके के जो साइकोलॉजिकल लोग होते हैं ना, उनमें भी डोपामाइन बढ़ा रहता है। ठीक है, और अगर फूड सोर्स देखा जाए इन हार्मोन्स का तो अलग अलग रहता है। जैसे कि डोपामाइन के लिए पोल्ट्री, फिश और सीसम, बनाना, सोया प्रोडक्ट, लेग्यूम, व्हीट, वाटरमेलन, टमाटो, ऑलिव ऑयल, ये सब जो है डोपामाइन के लिए मतलब फूड सोर्स है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इनसे डोपामाइन रिलीज होगा, ये मतलब हेल्प करते हैं। ये जितने भी फूड सोर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं अलग अलग उसके लिए, ये मतलब हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें ये पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन बॉडी में अगर न्यूरोट्रांसमीटर को जनरेट करने के लिए जो चीज़, जो रॉ मटेरियल चाहिए या उसको जो सपोर्टिंग रोल चाहिए, तो वो ये फूड सपोर्ट करते हैं उस न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में। ठीक है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट होते हैं सारे। ठीक है, जैसे एग, एसिटाइलकोलिन के लिए एग योक, टर्की, बीफ, ग्रीन स्प्लिट पीस, लीवर, सालमन्स। ठीक है, सोयाबीन्स, बीन्स है, लेटिन्स है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, रेडिस है। तो ये सब जो है अलग अलग, सब में अलग अलग तरीके से, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अलग अलग फूड सोर्स हैं सबके लिए, हिस्टामिन्स के लिए, पोल्ट्री, फिश, सीजन, तो वो सब कुछ कुछ कॉमन भी है। तो होता क्या है कि सब जो है नाइट्रोजन बेस्ड फूड है, यानी कि जिनमें नाइट्रोजन पाया जा रहा है या प्रोटीन बेस्ड है। तो क्योंकि जनरली क्या होता है कि जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सब प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इसमें इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्स एक्टिविटी। और इस देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस, देखिए इसमें जो सीरीज चल रही है अभी पूरा एक तरफ से सारे जो वीडियोस हैं वो आपके नर्वस सिस्टम को लेकर, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के लेकर हैं, जिसमें आपका सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं। एक एक टॉपिक को मैंने अलग अलग वीडियो में कवर किया। ठीक है, इंडिविजुअली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।